हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी और आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकॉर्डिंग है, जो आपके बिहार स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए, तो आपको दिया जा रहा है 20 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको ₹101 में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिया जा रहा है सिर्फ आपको ₹151 में। अगर आप चाहते हो दोनों लेना तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 आपको पे करना पड़ेगा, जो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हो, सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको न्यूज़ और कंटेंट हमेशा आपको अपडेट न्यूज़ भी आपको मिलते रहेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर कर अगर कोई आपके पास डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है इंसाइट, सेकेंड ऑप्शन है भग्नाश, ऑप्शन थर्ड है चिंता और ऑप्शन फोर है नकारात्मक मानसिक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इंसाइट। आप यहाँ देख सकते हो दुश्चिंता, जिससे एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव मेंटल स्टेट, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट आदि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो आपका इंसाइट है, जो आपका सूझ है, वो अंतर्दृष्टि समस्या समाधान का एक विधि माना जाता है, जिसमें प्राणी अपने सम्मुख प्रजेंट समस्यात्मक परिस्थिति को पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सुझाव के प्रयास से इसे समाधान हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इनसाइट। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से क्वेश्चन, ऑप्शन और साथ में कितनी आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जा रहा है, जो आपको सिर्फ मिलेगा ₹101 में, जो आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इतने कम रेट रखने की मेरा मकसद बस यही था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए इसका रेट इतना कम रखा गया है। बाकी मैं चाहता तो इसका रेट ₹1000 ₹2000 भी रख सकता था, लेकिन मेरा बस मकसद यही है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यू ना हो और हर कोई इसे आसानी से पढ़ सके, इसलिए इतनी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन-सा एक संवेग है? मतलब आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका एक इमोशन है? ऑप्शन है स्टिमुलस, मेमोरी, अज़ूमेंट या ऑप्शन डी अटेंशन। याद रखिएगा, आपकी इमोशन की बात की जाए तो इमोशन आपका एक आमोद है, स्टिमुलस आपका एक इमोशन नहीं है, मेमोरी आपका एक इमोशन नहीं है और ना ही आपका अटेंशन एक इमोशन है। जो आपका आमोद होता है वो आपका एक इमोशन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के आपके इमोशन होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। जो आपका भय होता है, क्रोध होता है, घृणा होता है, करुणा होता है, ये सारे चीज़ आपके अंदर एक इमोशन के अंतर्गत आते हैं, जो आपके टोटल 14 प्रकार के बताए गए हैं मैकडूगल द्वारा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम कैंडिडेट के पास चला गया है। डेली बच्चे इसको प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, डेली 20 से 30 बच्चे इसका प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, तो आप अगर आप सीरियस हो लेने के लिए, बिहार स्टेट क्वालीफाई करने के लिए, तो आप ले सकते हो, जो आपको काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, FIACS का मूल रूप में कौन सा संबंधित है? आपको यहाँ पे 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें कौन FIACS से मूल रूप से संबंधित माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, लिपिड, ब्लेंडर या ऑप्शन डी मॉर्सन।
बात की जाए FIACS का, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, पहले नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे बुक पे या फिर या इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। नेट या फ्लेंडर से संबंधित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने सन 1959 में कक्षा में सामाजिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की थी, जो आपके कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं को निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट क्वेश्चन स्किल नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन है, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन है, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। थर्ड ऑप्शन है, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों को संख्या बताना। फोर ऑप्शन है, सुनने में सहनशीलता का विकास करना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। प्रश्न कौशल में उचित तरीके बहुत सारे निम्नलिखित हैं। पहला ऑप्शन है, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीके का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपा तकनीक है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है इंटरव्यू, ऑप्शन बी है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन थर्ड है रेटिंग स्केल या ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्यक्ति मापन के प्रक्षेपीय तकनीक अंतर्गत बहुत सारे परीक्षण आते हैं, जैसे सब साचार्य परीक्षण, रोशम मासी लक्ष्य निरीक्षण, अन्य मासी लक्ष्य परीक्षण। ये सारे कुछ जितने सारे आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे आपके परिप्रेक्षी तकनीक के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5-6 कह रहा है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति असंख्य सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रिपरेशन कहते हैं, या ट्रांसलेशन कहते हैं, या एलिमिनेशन कहते हैं, या ऑप्शन डी है आपका इनक्यूबेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। याद रखिएगा आप लोग कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति असंख्य सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे हम इंक्यूबेशन में से उद्भवन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ विज्ञान, रूपक्रम, ध्वनिक्रम या ऑप्शन डी वाक्य प्रन्यास। ऐसे क्वेश्चन आपने सीटेट में देखा होगा, तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि बोली जाने वाली सबसे छोटी बोसी जो भाषा है वो आपकी फिनोमेन है, जिसे आप ध्वनिग्राम के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपका क, प, न, ये सारे आपके ध्वनिग्राम हैं, जिसे आप इंग्लिश में फिनोम के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन बच्चे से आप पूछोगे कि जिसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग का आपको बता सके सबसे अच्छा क्वेश्चन किसमें क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताया जा रहा है। आपको ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे ऑप्शन पहला है, इसे कौन बता सकता है। सेकंड ऑप्शन है, सही उत्तर बताएं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब आप ऑप्शन डी आप पूछते हो कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, तो किसी भी बच्चे के या किसी भी माइंड में आपको सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि एक क्वेश्चन को आप कितने पैटर्न पे से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सोचने का और क्रिएटिव करने का मौका दिया जा रहा है बच्चों को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आपका बीपीएससी टीचर पूछा जा चुका है कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं।
माइक्रो टीचिंग इज क्या होता है आपको ये बताना है। मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवसरणीय शिक्षण या ऑप्शन डी प्रभावशाली शिक्षण। बात की जाए माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग आपका एक स्केल डाउन टीचिंग माना जाता है, जो आपके अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एवं निश्चित श्रेणी क्रम या अनुसरण करता है। इसमें कुल आपके 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं। जैसे इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके बार-बार एग्ज़ाम साइकोलॉजी में पूछा भी जाता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। पहला ऑप्शन है पाठ योजना निर्माण, सेकंड आपका पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना निर्माण और फिफ्थ आपका पुनः प्रस्तुतिकरण और सिक्स्थ है पुनः प्रतिपुष्टि। ये सारे आपके 6 के 6 आपके माइक्रो टीचिंग के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं, जो आपके 6 सोपान हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको सही मिलान करना है। एक साइड आपको कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया गया और सेकंड साइड आपको कुछ थ्योरी के नाम दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। पहला ऑप्शन है हॉल। आपको बताना है कि हॉल ने कौन-सा थ्योरी दिया था, कौन-सा थ्योरी पर उन्होंने काम करा था, आपको ये पहचान करना है। बात कीजिए हॉल की, तो हॉल ने अपना प्रयोग किया था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पे, जिसे आप परनोद के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन ए का ऑप्शन 4 मैच करेगा। बात कीजिए मैकडोगल की, तो मैकडोगल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में बताया था। जो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको मैकडोगल के बारे में कराया था, वहाँ पे आपने पढ़ा भी था इंस्टिंक्ट थ्योरी, जिसे आप शुद्ध बुद्ध की वृद्धि भी मानते हैं। तो बी का आपका 2 हो जाएगा। बात की जाए फ्रॉड की, तो फ्रॉड आपने हर किसी ने नाम सुना होगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत पे उन्होंने बहुत बार काम किया है और आपके साइकोलॉजी पेपर में आपके फ्रॉड के नाम से और मनोविश्लेषण सिद्धांत पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो फ्रॉड का आपका जो थ्योरी पे काम किया था उन्होंने, वो होगा साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसे आप साइकोलॉजी के जन्मदाता भी आप कह सकते हो फ्राइड को। तो इसका सी का थर्ड मैच करेगा और लास्ट में आपका मैस्लो है। तो मैस्लो का सिद्धांत दिया था नीड ऑफ थ्योरी का, जिसे आप आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हो। तो मैस्लो का मैच करेगा 1 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप देख सकते हो, ए का 4 और 2 का 2 और फ्राइड का एनालिटिकल साइको एनालिटिकल थ्योरी हो जाएगा और आपका मैस्लो का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पर आपको सही मिलान करके दिया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैकडोगल ने कौन-सा थ्योरी दिया था, और आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं और आपको 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन-सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? आपको नहीं है बताना, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत, छोटे-छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट। बात की जाए आपके अभिक्रमित अनुदेशन का, जो सिद्धांत अंतर्गत नहीं आता है, वो आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत आपके निम्नलिखित बताए गए हैं। ये 5 आपका है, जिसमें आपका अभ्यास का नहीं देख सकते हो, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में साइकोलॉजी पेपर 2 में सवाल पूछा गया था कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे आप एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हो, उसने सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन है ऑपरेंट बिहेवियर, ड्राइव, मोटिव या ऑप्शन डी स्टिमुलस। तो थॉर्नडाइक ने आपने जो थ्योरी दिया था एसआर थ्योरी, उन्होंने उसमें ऑपरेंट बिहेवियर का जिक्र नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑपरेंट बिहेवियर, जिसे आप हिंदी में क्रिया प्रस्तुत व्यवहार के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के अधिगम के गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था? आपने गेने का नाम सुना होगा, साइकोलॉजी पेपर अगर क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, तो गेने के बारे में बहुत बार जिक्र भी किया गया है। आपको बताना है कि उन्होंने किससे सबसे ज़्यादा सोपानिक स्थान पर रखा था।
ऑप्शन है कंसेप्ट लर्निंग, वर्बल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग या ऑप्शन डी चैन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिग्नल लर्निंग, जिसे आप हिंदी में संकेत अधिगम के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हैं आर एन गेने ने अधिगम सोपानी के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार माने थे, जिसमें आपका पहला सिग्नल लर्निंग होगा, सेकंड आपका एसआर, थर्ड चैन, वर्बल, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लर्निंग और 6 पे आपका कंसेप्ट हो जाएगा और 7 8 पे आपका प्रिंसिपल और 8 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 15 कह रहा है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार-चढ़ाव का उदाहरण कौन-सा है? सबसे पहले जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिससे मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो मैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने लगूँगा, जो वीडियो देखा जा रहा है। अगर आप चाहते हो आपके सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस सेट लाया जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? पैसा तो लगता नहीं है आपका, तो लाइक कर दो यार। लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो साइकोलॉजी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को पहुँचाइए। तो इसका पहला ऑप्शन है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, सेकंड ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण वर्णन कौशल या ऑप्शन डी स्किल ऑफ क्लोजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तित लाता है, उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, निम्न में कौन सप्रेशन प्रक्रिया का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? पहला ऑप्शन है मीडियम, इंट्रैक्शन, फीडबैक या ऑप्शन डी रिफोर्समेंट। आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन-सा स्किल नहीं है, आपको ये बताना है। अगर आप किसी से बात करते हो तो एक मीडियम होता है, आपकी बातें जो होती हैं एक मीडियम होती है, तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल में आपका मीडियम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। जब आप एक-दूसरे से एक 2 इंसान जब आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें आपका इंटरेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए भी आपका इंटरेक्शन आपका कम्युनिकेशन स्किल का एक हिस्सा भी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है फीडबैक, जब आप किसी से बात कर लेते हो या फिर कोई आप काम करते हो, तो एक इंसान होता है या फिर कोई भी आप पे फीडबैक देता है कि आपके बिहेवियर कैसा है, आप कैसे हो? कोई भी इंसान से आप फीडबैक ले सकते हो। ये तीनों को तीनों आपका कम्युनिकेशन स्किल का काफ़ी मेन पार्ट है। तो और जो आपका रिफोर्समेंट है, किसी को फ़ोर्स करना, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा नहीं है। और आपको बताना है कि नोट द एलिमेंट, मतलब नहीं है बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल का 6 घटक दिए गए हैं, जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल में काउंट कर सकते हो। पहला प्रेषक, संदेश, ग्राही, अंतक्रिया, मध्यम और प्रतिपृष्टि, ये सारे 6 के 6 आपके कम्युनिकेशन स्किल के हिस्से माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 आपके बीपीएससी टीचर 2.0 साइकोलॉजी में पूछा गया था कि मध्यमतना बालकों को शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? जो ऐसे बच्चे जो काफ़ी मेंटली होते हैं, जो थोड़ा बहुत कम दिमाग के होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच, कौन से एजुकेशन के लिए कौन सा बेटर रहेगा, आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब एक-एक व्यक्तिगत अनुदेशन देना। सेकंड ऑप्शन है त्वरण उपागम, थर्ड ऑप्शन है संवर्धन उपागम और फोर्थ है हाई लेवल सर्कुलम, उच्च स्तरीय पाठन सामग्री। आपको बताना है कि जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कैसे उनको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में। तो काफ़ी ईज़ी सवाल है। आप जब एक-एक बच्चे को, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मंदबुद्धि है, जो कम दिमाग है, अगर आप उसे अकेले बैठाकर या 1 से 2 ग्रुप में बच्चे को बैठाकर आप आसानी से उन्हें समझाओगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे, तो आसानी से वो समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को जो मंदबुद्धि हैं, उनको इंडिविजुअल उनको पढ़ाना चाहिए, जो आसानी से उनको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्न में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन-सा स्टेटमेंट आपका गलत है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, सीखना व्यवहार परिवर्तन का एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जब आप कुछ सीखते हो तो आप में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल आपका जो ग्रोथ है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ग्रोथ जो है आपका वृद्धि है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटी प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट आपका क्वांटिटिव एंड क्वालिटी दोनों होते हैं। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक आपका डेवलपमेंट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। चलिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन है, एजुकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। सी आपका गलत है, क्यों गलत है? क्यों डेवलपमेंट जो होता है आपका क्वांटिटिव प्लस क्वांटिटी होता है। ठीक है? इसे आप याद रखिएगा, डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव प्रोसेस। विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया माना जाता है, सिर्फ़ मात्रात्मक नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन 18 कह रहा है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? वैल्यू, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड या ऑप्शन डी इंटरेस्ट। जब कोई बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योग्यता रखता हो या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, तो उसे हम एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, ब्रूक बुनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? एक वैज्ञानिक है आपकी ब्रूनर, दूसरी वैज्ञानिक है आपके पियाजे। ब्रूनर की जो थ्योरी थी प्रलंबित अवस्था, और पियाजे की जो थ्योरी थी संज्ञानात्मक विकास, उनमें कौन-सी अवस्था दोनों में कौन-सी मैच करती है, आपको ये बताना है। आप यहाँ समझ लो, ब्रूनर हो गया और एक पियाजे हो गया। ब्रूनर का था आयोनिक स्टेज और पियाजे का था आपका कॉग्निटिव स्टेज। इन दोनों में कौन-सा सिमिलर थ्योरी था, कौन-सा सिमिलर स्टेज था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, सेकंड ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है सेंसरी मोटर स्टेज। बात की जाए ब्रूनर की और पियाजे की, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज दोनों का सिमिलर था, दोनों ने इस बात की ज़िक्र की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है फ्रॉइड, अल्बर्ट, कैटल या ऑप्शन डी आइंजैक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टोटल मैंने आज आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 10 प्लस है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपका स्कोर 10 से कम आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, जो आपको सिर्फ दिया जा रहा है ₹101 में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज़ थ्योरी भी, तो आपको मिलेगा सिर्फ ₹201 में, टॉपिक वाइज़ थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस सेट, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस हो लेने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सीरियस हो बिहार स्टेट क्वालीफाई करने के लिए, बीपीएससी टीचर क्वालीफाई करने के लिए, बिहार में एक अच्छे टीचर बनने के लिए, तभी आप प्रैक्टिस सेट लेना। बाकी आप टाइम पास के लिए आप कहीं भी वीडियो देख सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।